वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था हम लोग किरचॉफ्स लॉ में हम लोग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कर चुके हैं कंप्लीट। दिया था हमने कुछ एग्जांपल, अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आपको करना चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके जरूर पूछ लिया करें, इसको छोड़ा ना करें बच्चों, क्योंकि छूट जाने से ये चीजें बहुत पीछे हो जाती है और फिर ये दोबारा नहीं हो पाती। तो लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स के बाद उसके सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, उस तरीके से आप कह सकते हैं, जो पहला एप्लीकेशन है वो एज व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहते हैं कि हमारे पास जब कोई नेटवर्क होता है, कोई सर्किट होती है, तो उस सर्किट में हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए, लेकिन रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से यूज किया जाए कि हमारे पास उसके दो अलग अलग ब्रांचेस बन जाए। तो कुछ इस तरीके से हम यूज करें, उसका एक नेटवर्क बन जाए, तो उस नेटवर्क पर हमारे किसी पर्टिकुलर ब्रांच का एक रेशियो फिक्स किया गया है। उसका अपना यूज है, उसका अपना फायदा है, उसके अपने फायदे और यूज के बारे में बात करेंगे। पहले तो इस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो हमारे पास मान लेते हैं कि 4 रेजिस्टेंस है और 4 रेजिस्टेंस को हम लोग लेकर के क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज में जोड़ करके स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर बना लेते हैं, जब स्क्वायर बना लेते हैं तो हर एक पर्टिकुलर आर्म पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूं। तो हमने क्या किया कि 4 रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से ले लिया हुआ है और ये लेकर के हमने कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर पार्ट बना लिया हुआ है, या फिर आपका क्वाड्रेंट बना लिया हुआ है, चतुर्भुज। जब ये चतुर्भुज बना लेते हैं तो हर एक सेक्शन पर मान लेते हैं जो 4 रेजिस्टेंस है उसका नाम रख दिया पी क्यू और ये एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। अभी 4 रेजिस्टेंस में आपने एक डायगोनल पर लगा देना है एक गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं धारा मापी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और इसके एक डायगोनल पर आपको लगा देना है यहां पर सेल की, ठीक है। और आगे जो आप लगाना चाहे, जैसे रियोस्टेट वगैरह अगर लगाने का मन हो तो आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमारे पार्ट पर बात इस पर होनी है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 हमारे पास रेजिस्टेंस है, पी है, क्यू है, आर और एस है। सीरीज में जोड़ करके आपने इसको एक दे दिया है क्वाड्रेंट का शेप। इस क्वाड्रेंट का शेप का नाम रख दीजिए ए, बी, सी और डी रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप रख देते हो तो ये तरीके से सर्किट जो है एक नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क में हमारे व्हीटस्टोन आप बताते हैं कि किसी नेटवर्क के लिए, जब किसी नेटवर्क की बात करूं तो किसी नेटवर्क के लिए ऊपर के, मतलब इन चारों के रेजिस्टेंस में ऊपर के दोनों का जो रेशियो है, नीचे के दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर एंड एस। तो यहां पर इन्होंने बताया कि ऊपर के दोनों का रेशियो जो है वो नीचे के लगे हुए रेजिस्टेंस के रेशियो के आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यही इनका प्रिंसिपल है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल ये है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे आपने जो सेल लगाया था उससे करंट ड्रॉ हुआ और जो करंट ड्रॉ हुआ है उसका नाम आपने रख दिया हुआ है आई। जब ये करंट यहाँ से ड्रॉ होता है और आगे चलता है तो आपको देखने को मिलेगा कि आगे ये जाकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, I1 में और ये क्या हो गया I2 में, ठीक है। सिंस आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ करंट जाना चाहिए, इसमें भी, ठीक है, और यहां से इसमें भी जाना चाहिए। तो इसमें भी कुछ करंट जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब दोनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, मैं बात कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर की, और आइडियल गैल्वेनोमीटर की कहानी क्या होती है मैं बता दूं। एक अच्छे गैल्वेनोमीटर की कहानी ये होती है कि उसमें करंट पास नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट चला जाएगा तो इससे हमें क्या होगा, कुछ वैल्यू कम देखने को मिलेगी, मतलब आगे वाले क्यू में कम करंट जाएगा। तो ये कहानी
सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर लगा रखे हुए हैं तो उस गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए इसके लिए हम पहले से मैनेजमेंट करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, हम P और Q का एक ऐसा वैल्यू सेट करते हैं या फिर ऐसे मैनेज करते हैं कि इसमें करंट ना जाए। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट से हम जब मैनेज करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको देखने को क्या मिलता है कि पहले तो करंट जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो करंट ऊपर से पास हुई, और अगर डिफ्लेक्शन इसमें राइट में देखने को मिला तो इसमें से करंट जो है नीचे से पास हो गई। मतलब देखने को ये मिलता है कि ऊपर का अगर पोटेंशियल अधिक होगा तो ऊपर से करंट आता है, और नीचे का पोटेंशियल अधिक होगा तो नीचे से करंट ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। ये कहानी बताती है कि हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्शन जो है वो पता चल रहा है। नॉट इवन करंट का डायरेक्शन पता चल रहा है, ये भी बताता है कि करंट की वैल्यू इसमें आ रही है। लेकिन एक केस ऐसा भी तो आएगा जब ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो ऊपर का पोटेंशियल मतलब बी पर पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल मतलब डी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब इस सर्किट को हम लोग कहेंगे बैलेंस ब्रिज। इस कंडीशन में, ठीक है, बैलेंस ब्रिज क्या रहता है, व्हेन पोटेंशियल एट बी, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। मतलब ऊपर के विभव बी पर और डी पर विभव जो है समान हो जाए तो विभवांतर शून्य हो जाएगा, तो उस समय धारा में विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉन डिफ्लेक्शन, इन गैल्वेनोमीटर में जब कोई भी विक्षेप ना हो तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको करना ये है कि ये करंट सीधे किसमें चला जाएगा, इसमें, तो ये हो जाएगा I1 और ये करंट इसमें सीधे चला जाएगा अगले वाले ब्रांच में, ठीक है, एज अ I2, और ये आगे जाके फिर ज्वाइन हो जाएंगे और ये फिर से यहाँ पे आपको एज अ वापस I1 प्लस I2 के फॉर्म में I मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि दो ब्रांचेस, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आप सही मायने में यूज कर सकते हैं अपने किरचॉफ की सेकंड लॉ को। तो यहाँ पे एक लूप देखने को मिला जिसका नाम आप रख दीजिएगा 1 और यहाँ पे आप नाम रख दीजिए इसका 2। अब लूप में चलने का डायरेक्शन मैंने बताया था कि आप हमेशा कहां से चला करें, सेल से। तो यहाँ पे सेल तो दिख नहीं रहा, फिर कैसे चले, अरे कोई भी पकड़ लो, कहीं से भी चले जाओ, ये पकड़ लिया मैंने, यहां से चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी रूल नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें सेल नहीं दिख रहा है। मैंने कल बताया था कि सेल से चलते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, अरे कुछ नहीं है, यहीं से चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ चल गए। अब यहाँ पे पहला लूप, यहाँ पे दूसरा लूप। पहले वाले लूप में ए बी डी ए मिलता है और दूसरे वाले लूप में मिलता है बी सी डी डी। तो पहले लूप की अगर मैं बात करूं तो पहले लूप, फर्स्ट लूप में ए बी डी ए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई है उसी पर हम बात कर रहे हैं। कब, जब ये क्या हो, बैलेंस हो, इसको बैलेंस केस कहते हैं। तो इसी केस पर हम इस वाले कंडीशन को चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं इसमें बात करूं तो ए बी डी ए में करंट और इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, करंट I1 और रेजिस्टेंस क्या मान के रखा हुआ है P, तो ये हो जाएगा I1 into P। ठीक है, सिमिलरली मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ऊपर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है, इसलिए करंट इसमें जाना नहीं है। ठीक है, खत्म हुआ। आगे बढ़े, यहाँ से जब आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो करंट का डायरेक्शन जो है मेरे चलने के अपोजिट है, तो माइनस दे दो ना इसको, तो ये दे दो आप माइनस E2 अब इंटू R। और कोई EF लगा है क्या इस लूप में, नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, 0 लिख देना है, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं इस वाले, इधर वाले के बारे में, तो इधर सेकंड लूप के बारे में बात करूं तो सेकंड लूप में क्या हो गया, सेकंड लूप में बच्चों B C D B ले लेते हैं। B C D B में आप यहां से चल रहे हो, ऐसे ले रहे हो, आप एंटी क्लॉक भी ले सकते थे, क्लॉक है, तो I1 और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है Q, तो I1 करस्पॉन्डिंग Q। अब फिर जब इधर से आप आते हो तो करंट का डायरेक्शन, आप इधर से आ रहे हो, करंट इधर से आ रहा है, तो ऑपोजिट है ना, माइनस I2 टू व्हाट S। ठीक है, अब यहां पर कोई करंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, अब बस कंप्लीट हुआ। इस लूप में और कोई सेल दिखता नहीं है तो हम इसका क्या लिखेंगे, M0। ठीक है, जैसा कि हमें किरचॉफ के सेकंड लॉ में पता चलता है। यहाँ पे I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2S, ये इक्वेशन नंबर 2 रिफर कर दीजिए इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 तैयार है, इक्वेशन नंबर 2 तैयार है, देर किस बात की, डिवाइड कर देते हैं। तो
इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, I1P अपॉन, डिवाइड करिए इसको, I1Q, और यहां पर बच्चे इसको डिवाइड कर सकते हैं इस साइड, ये क्या है, I2R अपॉन I2S, कैंसिल करा आपने तो ये मिलेगा आपको P/Q। तो क्या मैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम बोलते हैं कि ये सर्किट, ये नेटवर्क का बैलेंस मानी जाएगी। और यही हमारे व्हीटस्टोन बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सर्किट है जिसमें 4 इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बीच में रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कि अगर ऊपर के दोनों पार्ट जो कि आर्म्स हैं, जो कि नीचे के 2 आर्म्स हैं, ऊपर के दोनों आर्म्स और नीचे के दोनों आर्म्स के जो रेशियो है वो अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे केस में ये सर्किट बैलेंस मानी जाएगी। और ऐसे केस में जब ये बैलेंस मानी जाएगी तो आप इससे किसी भी एक सेक्शन का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, अगर 3 पता हो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली एग्जाम में व्हीटस्टोन पर अगर आपको डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन आप ऐसे ही करेंगे, और कॉन्सेप्ट पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सेतु है जिसकी सहायता से हम किसी 4 रेजिस्टेंस को लेकर के किसी 3 ज्ञात होने पर चौथे को ज्ञात कर सकते हैं। और इस व्हीटस्टोन सेतु की जो शर्त होती है वो ये होती है, मतलब P/Q = R/S होती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अगला हम लोग को बात करना है मीटर ब्रिज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो कैसे डील करें इसके एग्जांपल से, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारे पास कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि अगर आपको ये पता चलता है कि बैलेंस है, अगर ये अनबैलेंस हो तब क्या हो, अरे कोई नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका ऐसा ही पड़ा हुआ जिसमें अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, उसमें किरचॉफ को ही लेकर सॉल्व करना है। किरचॉफ किस लिए है? इसीलिए है ताकि आप अनबैलेंस सर्किट को भी सॉल्व कर सके। आइए पहले बैलेंस ब्रिज के बारे में ही बात करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सर्किट है, और इस सर्किट में आपको दिया गया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों दिया गया है 5 ओम, और यहाँ पे दिया गया है 10 ओम, यहाँ पे दिया गया है 4 ओम, और यहाँ पे दिया गया है 10 ओम। और इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे 10 वोल्ट के सप्लाई से। ये आपने यहाँ पे कुछ लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम की लगा देते हैं, ठीक है, एक्टिव कर देते हैं, ये की ऑन। अब यहाँ पर आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है। जरा देख के बताइए कि इसको सॉल्व करना है, इसमें करंट कितना विड्रॉ होगा ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो आइए चेक करते हैं। देखिए करंट पता करना तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का ज्ञान होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो कैसे होगा? जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर के दोनों का जो रेशियो है यहाँ पर P/Q, और इसको देखिए तो यह जहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 4/8 है, ठीक है। तो ऊपर के दोनों का रेशियो जो नीचे के दोनों का रेशियो वो सेम है। तो इस तरीके से इस वाले सेक्शन में कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब इस वाले सेक्शन में कोई करंट नहीं जाएगा तो आप ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला क्या है, बेकार, कैसे यूजलेस कह सकते हैं। तो जब ये यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, तो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ये जो करंट होगा वो सीधे किसमें चला जाएगा, इसमें, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो सीधे इसमें चला जाएगा। तो अगर करंट सेम जाता है तो उसको सीरीज कहते हैं। तो ये दोनों क्या होगा बच्चे आपके सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में हुए, तो ये फाइनली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ऐसे, ये कुछ इस तरीके से हो गया, और आगे जाकर के इसको आपने अप्लाई कर दिया है एक सेल के साथ, और ये की लगा हुआ है, अटैच कर दिया। ऊपर 5 और 10 कितना हो जाता है बच्चों, 15 ओम, और नीचे 4 और 8 कितना हो जाता है, 12 ओम, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट, और ये करंट आपको निकालना अब तो हो जाएगा ना। ये 15, ये 12, ये पैरेलल हो गया बच्चों। तो पैरेलल में आप अप्लाई कर दीजिए 1/R = 1/15 + 1/12 कर लीजिएगा सॉल्व, आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही R की वैल्यू मिल जाएगी तो नाउ अब आप क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। तो V IR होता है, तो यहाँ से I = V/R, तो V की वैल्यू क्या रख देगा, 10 वोल्ट, और R की जगह पे आप जो भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे यहाँ रख करके I की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, वो आप घर पे ट्राई करिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बोर्ड में। यहाँ पर आपके पास कोई बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज भी बोला जा सकता है, या तो बच्चों ये बोला जा सकता है कि ऊपर के सेक्शन
मतलब ऊपर के डायगोनल और नीचे के जो पॉइंट है डायगोनल पॉइंट, उस पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, विभव समान है। तो यहाँ पर हमने कोई वैल्यू रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए 4 ओम, और यहाँ पे वैल्यू हमने रखी हुई है मान लीजिए 16 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अननोन रेजिस्टेंस X है जिससे कि ये सर्किट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपका है 10 ओम और यहाँ पे आपका है 20 ओम, और ये सर्किट पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है। ये बैलेंस ब्रिज है, तो दिस इज बैलेंस ब्रिज। यह एक संतुलित सेतु है, यहाँ पे यह एक संतुलित सेतु है। संतुलित सेतु में यहाँ पर B पर और यहाँ पर A पर या फिर D पर BB जो है D के इक्वल है, तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो किस X की वैल्यू के लिए ये सेतु संतुलित है, ठीक है। कर लीजिएगा, हम आशा करते हैं इसको कर लेंगे, और अगले क्लास के लिए वेट करिए। अगला इसका एप्लीकेशन होगा जो कि मीटर सेतु है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।